हाय, हाउ आर यू ऑल। तो आज का आज के कुछ सवाल आपको अच्छे लगेंगे, कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप सारे सवाल अटेम्प्ट करो और सॉल्यूशन देखो फिर उनका। तो पहला सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। सवाल दे रखा है, द हाइट एट एनी टाइम टी ऑफ बॉल थ्रोन वर्टिकली वेरीज अकॉर्डिंगली टू द इक्वेशन। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि अच्छा ठीक है, इक्वेशन दे रखी है हाइट की, यानी कि डिस्टेंस या पोजीशन कह सकते हैं हम, टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है। आफ्टर व्हाट टाइम द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। अब किस टाइम पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो बच्चे के दिमाग में तुरंत आता है कि वेलोसिटी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है, तो इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। बस यही सवाल है। सो एट हाईएस्ट पॉइंट v इज इक्वल टू जीरो, डी एच बाई डी टी करोगे तो ये टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा और t का 1 आ जाएगा। बाकी तो कांस्टेंट ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो -24t, यहाँ से आंसर आपका 6 सेकेंड आ जाता है जी। ठीक है बच्चे, अगला सवाल जी 45। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को जब आप देखोगे तो ये सवाल क्या है, और इस तरह के सवाल मेरे मेरे ये इस टाइप के कभी भी आपको सवाल देंगे, कभी भी आंख बंद करके यही अप्रोच लेनी है। ठीक है, एक ट्रेन है, इंक्रीज स्पीड उसकी 0 to v गई है कांस्टेंट रेट, फिर वो देन रिमेन कांस्टेंट फॉर एन इंटरवल, यानी कि कुछ टाइम तक वो फिर ऐसे ही उसी स्पीड से चलता है, फिर डिक्रीज हो जाता है 0 एट कांस्टेंट रेट b, यानी कि फिर डिफरेंट रिटार्डेशन से वो 0 हो जाता है। तो इस बात को कैसे हम ग्राफ पे बनाएंगे? सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि स्लोप क्या आना है, कांस्टेंट आना है। भाई ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, कर्व तो बन नहीं सकता। कर्व बनोगे तो फिर टेंजेंट अलग अलग आ जाएगा, जबकि ये क्या कह रहा है, अल्फा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो यानी कि सीधी सी बात है, लॉजिकल है यहाँ से। और कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, v0, v इज इक्वल टू जीरो से कहाँ तक गया, ये v तक गया, तो यहाँ तक गया। फिर कुछ टाइम के लिए ये चला तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके बाद रिटार्ड करके बीटा उसके साथ 0 हो गया। अब ये पूछा है आपसे, टोटल टाइम टेकन टू कवर द टोटल डिस्टेंस l इज गिवन बाय। तो टोटल डिस्टेंस दे दिया, अब टोटल टाइम पूछ रखा है, कोई बात नहीं। अब जब भी आ जाए आंख बंद करके ये एरिया लिखो। इसका एरिया क्या देगा, टोटल डिस्टेंस देगा, नहीं देगा। एरिया क्या देगा, टोटल डिस्टेंस, यानी कि L विल बी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ T1 मान लिया और ये T2 मान लिया। टोटल टाइम मैंने इनका T मान लिया बच्चे। तो ये T1 प्लस T2, T में से घटा दूंगा तो इतने टाइम के लिए ये क्या चलेगा, कांस्टेंट। उससे सीधी सीधी बात है, मैथ से भैया। अगर आप ये एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ये कितना माना मैंने T1, और ये हाइट कितनी है जी v, सेम चीज़ लिखी है। सिमिलरली इसके लिए लिखा है और सिमिलरली मैंने इसके लिए लिखा है। भाई ये क्या हो गया, ये एरिया चाहिए ना मुझे, तो एरिया, तो एरिया क्या, v इंटू टी माइनस T1 माइनस T2। थोड़ा इसको रीअरेंज किया मैंने, ये v/2, ये वाली टर्म उठाई, v/2 कॉमन लिया, T1 प्लस T2 लिख दिया। फिर इसको थोड़ा सा अरेंज किया, vt लिखा माइनस, अब ये तुम्हें आना चाहिए वो मैथ से, T1 प्लस T2। ये भाई इसकी मल्टीप्लाई कर ली और इसकी मल्टीप्लाई करके अंदर इसको अलग लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, T1 प्लस T2, यानी कि माइनस v प्लस v/2। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के v/2 आएगा, नहीं आएगा भाई, v/2 माइनस के v/2 आएगा ना, वो मैंने यहाँ लग दिया, और T1 प्लस T2 कॉमन लिया था और vt ऐसा कैसे ही। अब देखो सब कुछ खुद पे खुद ही आने लग रहा है। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, v/T1। अल्फा क्यों गिवन है, क्योंकि T1 निकालने के लिए ये आपने जो माना अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू v/T1, और यहाँ बीटा इज इक्वल्स टू v/T2। सीधी सी बात है। अब बीटा और ये अल्फा, तो इसका मतलब आपने ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं जी, इसका साइन वाइन लेने की ज़रूरत नहीं है इन सवालों में, कभी भी ऐसे रिटार्डेशन वगैरह साइन वाइन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना बात। सो v/T2 ये हो गया जी। अब T1 T2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी आपने, v/अल्फ़ा, ये T1 और T2 की वैल्यू v/अल्फ़ा, v/बीटा, v से v कॉमन ले लिया, t से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया L/v प्लस v/2। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। जो अप्रोच थी वो मैंने आपको सिखा दी है, बाकी तो फिर रीअरेंज करना है बच्चे। अगला सवाल ये हार्मोनिक मीन और उसका सवाल है, ये कह रहा है, सवाल मैं सीधा समझा देता हूँ आपको। ये आधा टाइम u से चला, फिर आधा टाइम उसके अंदर आधी डिस्टेंस ये v1 और v2 से चला। तो पहले कौन सा मीन लगाएंगे, जब वो हाफ डिस्टेंस चलता है, हाफ डिस्टेंस, अगर हाफ डिस्टेंस चलता है, हाफ डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, हार्मोनिक मीन। फिर हार्मोनिक मीन से
ये आ गया 2v1v2, यानी कि अब सवाल ये बदल गया तुम्हारा, आधा टाइम इतने से चला, आधा टाइम इतने से चला। जब इक्वल टाइम इंटरवल हो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो तो हार्मोनिक मीन, इक्वल टाइम में डिवाइड हो तो अर्थमेटिक मीन। ये मैंने अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है, नहीं कि u प्लस दिस डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट। ये सिंपल है, और ये इस तरह के सवाल एनटीए देता रहता है, तो ये सवाल आपके उंगलियों पे होने चाहिए, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आपको मजा आएगा। अगर आप देखो ध्यान से, यू आर अ लाइफ गार्ड एट एल, एल पे यहाँ पे, ऑन द सेंड, ये सेंड है, और ये तुम्हारा दे रखा है एक स्विमर है, एस गेट्स इनटू डिफिकल्टी इन ओशियन। अब ये लाइफ गार्ड जो है ये इसको बचाने के लिए दौड़ता है, कुल मिला के बात ये है। और ये कह रहा है कि टेक शॉर्टेस्ट टाइम फॉर यू, तो ये पाथ दे रखे हैं कि वो कैसे दौड़े, कैसे दौड़े कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँच जाए। और ये कह रखा है इफ़ यू कैन स्विम, कंडीशन दे रखी है, इफ़ यू कैन वॉक फास्टर इन सेंड, यानी कि सेंड में आप ज़्यादा तेज चल सकते हैं, लेकिन देन यू कैन स्विम इन वाटर, ये कंडीशन दे रखी है। तो अब ये सवाल जो होता है ना, ये सवाल हम ऑप्टिक्स की मदद से, स्नेल लॉ की मदद से करते हैं। अब स्नेल लॉ में क्या होता है, हम ऑप्टिक्स में फेरमेट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। फेरमेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर जो लाइट है वो ए टू बी कोई दो पॉइंट के बीच में ट्रैवल करती है, ए टू बी कहीं भी दो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है, कहीं भी जाएगी, तो वो लीस्ट टाइम लेगी। मतलब द लाइट ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द पाथ टेक्स द लीस्ट टाइम, मिनिमम टाइम लेगी, ठीक है। फिर अपन लगाते हैं स्नेल लॉ वगैरह, तो स्नेल लॉ फॉलो करेगा। तो इसकी सेंस कैसे लेनी है हमें इस सवाल में, अब ये हम मिनिमम टाइम वाला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पाथ लेने में कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। यानी कि अगर ये यहाँ फास्टर चल सकता है सेंड में, तो इसका मतलब ये रेयरर मीडियम है। भाई लाइट की वेलोसिटी, हम स्नेल लॉ लगाऊंगा ना मैं, सारी चीज़ स्नेल लॉ, तो लाइट की वेलोसिटी आप खुद सोचो, स्नेल लॉ में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तभी तो वो मीडियम की बात आती है। चलो उसकी बात छोड़ो, तो ये मैं इतना यहाँ से कह सकता हूँ ना कि ये कौन सा मीडियम होगा, रेयरर। यहाँ मंदा चल सकता है, तो लाइट जब डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड घट जाती है, v इज इक्वल टू सी बाई एन। आप कहोगे हाँ सर, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। हाँ भाई, अगर यहाँ से लाइट चले तो वो भी मिनिमम ही टाइम लेनी चाहिए। और ये एनालॉजी बिल्कुल सेट बैठती है इंसान के ऊपर भी, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये कई तरीके से सवाल पूछा जाता है, ये आप कहीं भी लगा सकते हो कि मिनिमम टाइम लेगा, तो ये वाली स्नेल लॉ वाली थियरी आप लगा सकते हो। खैर, दो मीडियम के अंदर, कि एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में, तो मिनिमम टाइम आप इजीली निकाल पाओगे। अब आप देखो, अगर ये मैंने पता लग गया कि अच्छा ये डेंसर है, मैंने वो एनालॉजी सेट कर ली कि ये डेंसर है क्योंकि यहाँ वो कम तेज मूव कर सकता है, यहाँ रेयर है जहाँ ज़्यादा तेज मूव कर सकता है। अब स्नेल लॉ लगाओ, देखो अगर वो लाइट ऐसे जाएगी तो ऐसे पास हो जानी चाहिए 90, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी पे आ जाओ, रेयरर से डेंसर जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होना चाहिए ना, ये तो भैया अवे नॉर्मल बैंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और सीधा तो जा ही नहीं सकता भाई, बेंड तो होगा ना। अब आप इस वाले पाथ को देखो, कहाँ जाना चाहिए, यहाँ टूवर्ड्स बेंड हो गया ना, तो ये स्नेल लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका इन चार पाथ में से पाथ कौन सा होगा, ये वाला स्नेल लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर होगा पाथ LCS। बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्टिक्स की स्नेल लॉ की मदद से फेरमेट प्रिंसिपल का यूज़ करके आप काइनेमेटिक्स के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बाकायदा जो पुरानी वाली NCERT है उसमें एक बॉक्स बना के लिखा भी हुआ है कि आप ये वाली चीज़ काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप दो मीडियम में, यानी कि एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में जा रहे हो, तो जैसे ये मीडियम ही तो चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से। अब जी, ये बड़ा फेमस सवाल है, इसको करने का बच्चे बहुत बार आप कर भी लोगे और बहुत तरीके इसका, पर मैं एक सीधा और ईजीएस्ट वे बताता हूँ कि आपको सोचना क्या होता है। देखो इस सवाल को पीछे से सॉल्व करो। ये मस्त बंदा है, ये झूलता हुआ जा रहा है, दारू पी रखी है, आगे गड्ढा है, ये गिर जाएगा 11 मीटर दूर। अब सवाल कैसे भी हो, इस सवाल को पीछे से सॉल्व करो। ये कह रहा है कि 5 स्टेप ले रहा है फॉरवर्ड और 3 स्टेप ले रहा है बैकवर्ड, और हर स्टेप में 1 मीटर चलता है, ये सवाल दे रखा है, और हर स्टेप 1 सेकंड का है। तो आप अगर यहाँ पीछे से ये जितने स्टेप पहले ले रहा है वो स्टेप यहाँ लिख लो, यानी कि 5 स्टेप, यानी कि 5 मीटर। बंदा यहाँ पहुँच गया, बंदा यहाँ पहुँच गया, ये 6 मीटर, 5 स्टेप 5 मीटर, यानी कि जब वो यहाँ पे होगा और 5 स्टेप लेगा तो सीधा गड्ढे में गिर जाएगा। अब सवाल यहाँ खत्म हो जाता है।
तो आपको ये 5 से पहले जो इसकी ज़िंदगी है, बस यही ज़िंदगी है, इसके बाद इसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। जैसे ही वो यहाँ आएगा और आने के बाद अगले झूम-झूम के 5 स्टेप लेगा, तो ये बढ़िया पूरी रात इधर ही रहने वाला है। समझ रहे हैं आप? इधर ये खुशबू का आनंद लेगा। अब अब ध्यान से देखना। अब ये इसकी दुनिया है। अब इस दुनिया के बारे में वो आपको दिया गया है। अब आप ध्यान से देखो, 5 स्टेप वो फॉरवर्ड लेता है, ठीक है जी, 5 स्टेप, 3 स्टेप वो बैकवर्ड लेता है, यानी कि वो चलता कितना है एक बार में? 2 मीटर। अब ये दुनिया इसकी 6 मीटर तक रहेगी। 6 मीटर तक से कोई खतरा नहीं है, आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, यहाँ तक। तो 6 मीटर तक तो पहुँचाओ इसको। तो 6 मीटर तक जाने के लिए ऐसा इसको कितनी बार करना पड़ेगा? 2 मीटर गुना 3 कर दोगे तो 6 मीटर, यानी कि ऐसा इसको 3 बार करना पड़ेगा। यानी कि ये 8 स्टेप हैं, तो इसको टोटल कितने 6 मीटर करने में गुना 3, यानी कि 24 स्टेप ये लेगा जब, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। एक स्टेप 1 सेकंड का है, तो अब तक इसको लग चुके हैं 24 सेकंड। अब जैसे ये यहाँ पहुँचा और अगले 5 स्टेप गए, ये गया, तो इसका मतलब 5 सेकंड, एक स्टेप 1 सेकंड, यानी कि टोटल 29 सेकंड में जाकर गिर जाएगा। अब ये पीछे से ही सॉल्व करना है। जो मैंने बोला है ये आप इसको अगर ऐसे कर लो, 3 स्टेप आगे लेता है, 2 स्टेप बैकवर्ड लेता है, तब कितना टाइम लगेगा वो निकाल के देख लो। यानी कि 3 स्टेप आगे लेता है, तो ये 3 मीटर आप खाली छोड़ लो, तो ये 8 मीटर हो गया। अब 3 स्टेप आगे लेता है, 2 स्टेप पीछे लेता है, यानी कि ऐसा इसका ये 1 मीटर चलता है। कितने में? 5 स्टेप में। 3 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, तो 5 स्टेप। तो ऐसा इसको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? 1 × 8, तभी तो 8 मीटर बनेगा। तो सीधा, कोई टेंशन नहीं है। ये कितने हो गए स्टेप? अब इंटू मल्टीप्लाई कर दो 8 बार, 8 पंजे 40, तो अल्टीमेटली 40 सेकंड में जाके यहाँ खड़ा हो जाएगा। अगले 3 स्टेप लेते तो गिर जाएगा, यानी कि 40 स्टेप प्लस 3, यानी कि 43 सेकंड। तो ये सवाल बदल सकता है, लेकिन चीज़ें ऐसी रहेंगी, सेट है। और अगला सवाल देखो जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, और आप इसको देखो, ये क्या कह रहा है? कार है, मैं समझा देता हूँ। वो सेम सवाल है। इस तरह के सवाल फिर मैंने क्या बताया, एकदम से आपके दिमाग में यही आना चाहिए, इसीलिए ये सवाल लिया गया है। तो ये सवाल क्या है? कार है, स्टार्ट हुई है रेस से, एक्सेलरेट करी है, और फिर कुछ देर 16 मीटर पर सेकंड तक पहुंची, कुछ टाइम इसी से चली, फिर रिटार्ड होके 0 आ गई, और दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन है। इसीलिए देखो मैंने टाइम T1 और T2 अलग अलग। अगर वो सेम से ही रिटार्ड कर दी, तो मुझे पता है जितना टाइम 16 पे जाने में लगा उतना ही टाइम 0 होने पे लगेगा, तो इसका मतलब मैं T1 T2 को बराबर ले लेता। लेकिन ये कह रहा है इट रिटार्ड एट अदर कॉन्स्टेंट रेट, इसीलिए मैंने T2 अलग लिया है, वरना मैं सेम ले लेता। ये सेंस भी समझ में आई होगी। अब ये कह रहा है कंसिडरिंग द कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड फॉर हाफ टाइम ऑफ टोटल जर्नी, यानी कि टोटल जर्नी मैंने टी मान ली, T/2 ये कांस्टेंट स्पीड से चला है। तो एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगेन सेम चीज़, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टोटल एरिया निकाल लो। तो हाफ इंटू 16 इंटू T1, ये यहाँ लिख लिया, इसका एरिया यहाँ लिख लिया, इसका एरिया यहाँ लिख लिया, कट कर लो। ये 8 कॉमन ले लो, देखो ये तो कॉमन ही आ गया, तो ये T1 प्लस T2, इसको और इसको उठा लो, फर्स्ट का और ये थर्ड वाली को, तो यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, T1 प्लस T2, ये काटोगे तो 8T, ऐसा कैसे ही लिख लिया। अब 8 T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 प्लस T/2, इन तीनों को जोड़ोगे तो T आना चाहिए, यानी कि T1 प्लस T2 T/2 होना चाहिए। भाई आधा टाइम यहाँ लिया है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो T/2 ही आएगा। T/2 आपने यहाँ रख दिया। फाइनल आंसर 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आज के बड़े अच्छे सवाल थे, मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से चूज़ किए हैं, जो आते रहते हैं। ये जो सीरीज़ है उसमें हर सवाल वही है जो मतलब मोस्ट प्रोबेबल बच्चे को आना चाहिए, जो सवाल में आने के चांसेस हैं। मिलते हैं जी कल